हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं अगस्त 2023 का इकॉनमी सेक्शन। गाइस, इसका पार्ट 1 है, काफ़ी बड़ा है। गाइस, इकॉनमी सेक्शन विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू सेशंस, मतलब ऐसा करेंगे कि दो टॉपिक्स लेके करेंगे सो दैट हमारा अच्छे से हो जाए। देखो, इकॉनमी में सबसे पहले इस बार टॉपिक आया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ का। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ, रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने इंडिया की रैंकिंग को डिग्रेड करते हुए, डाउनग्रेड करते हुए BA3 कर दिया है, BA3। ठीक है, स्टेबल आउटलुक इंडियन इकॉनमी को मेंटेन करते हुए ये सब बताया है। अब इस रिसर्च में ये पाया गया है कि जो इंडिया का सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग है वो डाउनग्रेड हुआ, और उसका कारण बताया जा रहा है कि एक तो क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट पड़ना, दूसरा आपका बताया जा रहा है टेम्परेचर में वॉलेटिलिटी बहुत राइज हो गई है, बाय 2030 और बढ़ती चली जाएगी। और कह रहा है क्योंकि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डिले कर रहा है ग्रीन इन्वेस्टमेंट करने में, जिसकी वजह से उसको आगे आने वाले समय में उसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और सब्सिक्वेंटली उसके कर्जे बढ़ने लग जाएंगे, उसका डेट एनहांस होने लग जाएगा। तो सॉवरेन क्रेडिट जो रेटिंग्स होती हैं बेसिकली गाइस, ये किसी भी कंट्री की क्रेडिट वर्थीनेस बताती हैं कि वहाँ कितना इन्वेस्टर कितना खुशी खुशी पैसा लगाएगा, तो वहाँ की क्रेडिट वर्थीनेस से आपको पता चल जाता है। तो इट कवर मोर देन $66 ट्रिलियन इन सॉवरेन डेट। ठीक है, इसमें इतना कवर करा हुआ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपको ही समझ लो एक तरह से गेट कीपर का काम करती है टू ग्लोबल कैपिटल। करेंटली जो इंडिया है इज रेटेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाय 3 मेजर क्रिटिकल, इसमें जो इन्होंने इंडिया ने को रेट करा गया ना, 3 मेजर एजेंसीज ने करा है, स्टैंडर्ड पुअर ने करा है, मूडीज ने करा है, फिच ने करा है। अब सेवरल क्राइटेरिया होते हैं किसी भी गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्थीनेस को जानने का। आप वहाँ की पॉलिटिकल रिस्क को जान लो, आप वहाँ का टैक्सेशन सिस्टम जान लो, करेंसी की वैल्यू समझ लो, लेबर लॉस को समझ लो, और अनदर होता है सॉवरेन रिस्क का, मतलब कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को कैसे चेंज कर रहा है, उसको कहते हैं सॉवरेन रिस्क। समझ गए आप? इन सब चीज़ों से आपको पता चल जाता है क्रेडिट वर्थीनेस किसी भी कंट्री की कितनी है। अब आप समझो क्रेडिट रेटिंग से हेल्प क्या मिलती है। देखो, इन्वेस्टर को समझ आता है, वो एक इन्फॉर्म्ड वे में रहता है कि उसको इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी क्रेडिट वर्थीनेस से लिया जाता है कि किसी कंट्री में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, फला कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। इससे आपको ना एंटिटीज भी इंकरेज होती है टू पे ऑन टाइम, कि हाँ हमको पता चल जाएगा भी हाँ हमारे को पे जो है उस समय मिल जाएगा। ये लाइक्लीहुड बताता है बोरोवर का कि डिफॉल्ट तो नहीं हो जाएगा उसके साथ, पता चला लोन इंटरेस्ट भी चला गया, लोन भी रीपे करने में प्रॉब्लम हो रही है। इससे स्टेट्स वगैरह को पता चलता है कि सेल बॉन्ड किस समय सेल करना है इन्वेस्टर को। वॉलेटिलिटी कम होगी तो आपका इन्वेस्टर जो है वो भी पहलेगा। अब इंडिया की सॉवरेन रेटिंग से इश्यूज क्या क्या हैं, देखो एक तो हिस्टोरिकल अनोमली है। रिसेंटली स्टैंडर्ड पुअर ने, फिच ने जो इंडिया को रेटिंग दी थी वो BBB दी थी, मूडीज ने BA3 दी है। इसमें इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली कुछ पॉसिबल जो लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड में हम आ गए। इकोनॉमिक सर्वे अगर आप 2020-21 का उठाओगे तो वहाँ पे साफ तौर पे बोला हुआ है कि आज तक भी ऐसी हिस्ट्री नहीं हुई जिसमें सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है हम, और इसमें हम इन्वेस्टमेंट में इतना लोएस्ट कैसे कर रहे हैं। कह रहे हैं एक्सेप्ट इन द चाइना के केस में भी ऐसा देखने को मिलता है और इंडिया में भी ऐसा देखने को मिलता है। फिर कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। कह रहे हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज का मतलब है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं क्या करती हैं, इशूअर पेज मॉडल पे फ्लॉस करती हैं। इस इशूअर पे मॉडल का मतलब समझो, मतलब कि आप कंपनी को सर्विस के लिए पैसा दे रहे हो, कि आप हमने जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, वो किसी इंस्टीट्यूशन को पैसा दे रही है कि भैया इन्वेस्टर्स को हमारी अच्छी अच्छी बातें बता दो ताकि वो हमारी अच्छी अच्छी बातों को देखकर ही पैसा लगाए हमारी कंपनी पे, और उसके लिए आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को पैसा पे करते हो। तो इशूअर पेज मॉडल में फ्लॉज है, जहाँ पे एंटिटी क्या करती है, रेटिंग एजेंसीज को पैसा देती है सर्विसेज के लिए। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, पोटेंशियल जो इन्वेस्टमेंट एजेंसीज में हो सकता था वो बायस की तरह ही बायस रिजल्ट लेकर आती हैं। रेटिंग में इंडिया के फंडामेंटल्स को कैप्चर ही नहीं किया जाता, जैसे कि जीरो डिफॉल्ट हिस्ट्री, उसका कुछ देखा ही नहीं जाता। कंफर्टेबल साइज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, उसको नहीं बताता। इंडिया लार्ज रेसिपेंट है FDI का एंड इज हाई ऑन द स्केल ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फिर भी आप कह रहे हो कि आपके यहाँ तो भी क्रेडिट वर्थीनेस ही नहीं है, जबकि इंडिया लार्ज रेसिपेंट है FDI का। फिर बायस है, सब्जेक्टिविटी है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में। कह रहा है जितनी भी आपकी स्पेशली अगेंस्ट कंट्री विद लोअर रेटिंग हाईलाइटेड बाय इकोनॉमिक सर्वे, कह रहा है कि एक इसमें ना हाईलाइट भी करा गया सर्वे के अंदर भी कि डेवलप कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ देयर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल, उनको अच्छा क्रेडिट रेटिंग में हाई रेटिंग दे देते हो, हमें पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा खेलवाड़ करते हो आप। फिर प्रो साइक्लिकल नेचर भी है क्रेडिट रेटिंग्स का,
कि पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर, इक्विटी से इससे बड़ा असर पड़ जाता है डेवलपिंग कंट्री। तो अल्टीमेटली जो आपकी रेटिंग है ना वो हमें और डैमेज कर रही है, हमारा इन्वेस्टमेंट का माहौल खराब करती है। क्यों? क्योंकि हमारी इक्विटी उस पर अफेक्ट होगी, हमारा डेप्ट का एफपीआई फ्लो हमारा असर पड़ेगा, डेवलपिंग कंट्रीज को डैमेज और आप क्राइसिस में लेकर आ रहे हो आपकी अपनी रेटिंग की वजह से। फिर कंप्लीट रेगुलेटरीज जो वॉइड इन ग्लोबल सीआर, यानी कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है डिस्क्लोज करने में, मोर इन्फॉर्मेशन एंड हाउ रेगुलेशंस हैव बीन मेड बाय सीआरएस। वे अहेड करते हुए कह रहा है रीफोकस रेगुलेटरी स्क्रूटनी, यानी कि ग्लोबल सुपर रेगुलेटर करने की ज़रूरत है सीआरएस को। वुड बी बेस्ट प्लेस टू एड्रेस रेगुलेटरी इश्यूज़ को ख़त्म करो भैया, बहुत ज़रूरी है। इमर्जिंग मार्केटिंग है, इतना सब कुछ होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट करो आप नेशनल रेगुलेटर्स को कि उसको और धक्का करके आप पीछे ही भेज दोगे। फिर डिपेंडेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेशन के लिए तो प्लीज़ ऐसा मत करो। कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाओ जहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, उससे पता चले है ना कि प्रोसाइक्लिटी है या नहीं है, सेंसिटिविटी रेटिंग्स पे है या, ये सब कुछ चेक करके कराओ। लॉन्ग टर्म रेटिंग से देखो रेटिंग एजेंसीज क्या कर रही हैं, उनको कंपेल टू मेक मोर लॉन्ग एक्सप्लिसिट लॉन्ग टर्म क्रेडिट एनालिसिस करने में, तो उसको और करे। शॉर्ट टर्म में भी क्यों पर्सपेक्टिव पे मिसलीड करना, लॉन्ग टर्म में आप क्रेडिट एनालिसिस करके हमारे पास भेजो ना। ट्रांसपेरेंसी अपनी सीआरएम मॉडल, जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की जो मेथोडोलॉजी है उसको ट्रांसपेरेंट लाओ। आप बताओ कैसे करते हो आप ये सारी चीज़ें, कैसे आप उसको काउंट कर रहे हो, सब्जेक्टिव क्यों रख रहे हो आप, लेस सब्जेक्टिव रख रहे हो आप, तो इसको उससे पता चलेगा। बेहतर तरीके से इकॉनमी का फंडामेंटल जानने के लिए ज़रूरी है। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में भी लिखा गया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल गाइस इज अबाउट द इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। होप यू हैव अंडरस्टूड रेटिंग वाला पार्ट ना, ठीक है। अब देखो आरबीआई ने रिसेंटली बैंक से पूछा भैया हम ना आपका सीआरआर है, अब इंक्रीमेंट ला रहे हैं 10% कर रहे हैं, ठीक है। अब सीआरआर होता क्या है, बच्चे थे आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ते थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में शुरू में टॉपिक्स आपके बैंकिंग का आते थे, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का गाइस सीधा सा मतलब है कि बैंक का नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज के साथ शेयर करना, उसको आरबीआई के साथ करना, उसको फला रिजर्व लिक्विड कैश के फॉर्म में रखना ही है बैंक में। तो एज पर आरबीआई एक्ट 1934 जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, चाहे वो पब्लिक बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, फॉरेन बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन सभी को कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करनी होती है। जितना आरबीआई कहता है कि इतना लिक्विड कैश आपके पास रिजर्व में होना चाहिए तो होना चाहिए। हम इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो बिल्कुल सीआरआर की तरह ही है। इसमें बैंक को अपना सर्टेन पोर्शन अपने मनी का आरबीआई के साथ रखना होता है, जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आरबीआई के पास ऑप्शन है कि उसको एडिशन में लेकर आना है सीआरआर के साथ या नहीं, ठीक है। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का तो मतलब आप समझते ही हो, नेट डिमांड का मतलब डिपॉजिट्स की बात कर रहा है, टाइम लाइबिलिटी मतलब एफडी की बात कर रहा है, तो जितना भी है वो बैंक के पास होता है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, आरबीआई बैंक से मेंटेन करने को बोल रहा है अभी कि भैया इंक्रीमेंटल सीआरआर 10% हो गया है, ठीक है। तो ड्यू टू डिसकॉन्टिन्यूशन है 2000 का नोट, क्योंकि अब आपका डिसकॉन्टिन्यू है तो इसलिए बोल दिया है कि अपना रखो आप। अब समझ लो आईसीआरआर इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व कैसे काम करता है। तो याद रखना ये कैसे काम करता है, इसके लिए एक सीधी सी बात है गाइज, इसके लिए आपको याद रखना है कि देखो ऐसे बैंक का मान लो नेट डिपॉजिट टाइम लाइबिलिटी 19 मई 2023 का था, उसमें आपका 4.5% सीआरआर था, ठीक है। तो आपको डिपॉजिट करने थे इतने और टोटल मेंटेनेंस आरबीआई के साथ इतनी होती थी। एप्लीकेशन विद आईसीसीआर मतलब आईसीसीआर विद आपका सीआरआर भी लगा हुआ है, तो इतना रखा। अभी क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया, 10% हो गया है। तो अब आपको इतना मेंटेन करना पड़ेगा, डिपॉजिट विद सीआरआर प्लस डिपॉजिट फॉर्म आईसीआरआर, ये आपका टोटल मेंटेनेंस होगा। तो पहले इतना होता था, लेकिन 19 मई के बाद से 28 जुलाई अब ये सिस्टम हो गया है। समझ गए, इतना पैसा मेंटेन करवा रही है क्योंकि हमने 2000 का नोट को अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है। अच्छा, नीड ऑफ आईसीआरआर की ज़रूरत क्यों है, ताकि लिक्विडिटी मैनेज हो। लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी अगर, तो फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, सस्टेन फॉरेन फ्लोज बढ़ेगा। विड्रॉल भी हो चुका है 2000 के नोट का, रिसेंट आपने देखा ना, लिक्विडिटी बड़ी बढ़ गई थी। उसके बाद एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि आईसीआरआर विल पुल आउट कम से कम 20,000 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ सिस्टम में वापस पैसा ले आएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगी इससे आपकी। आपको पता ही है रिटेल इन्फ्लेशन कैसे मेजरमेंट करते हो, सीपीआई की मदद से। 7.5% था जुलाई में कंपेयर टू 4.9% इन जून। तो क्या ज़रूरत है, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने की ज़रूरत है। रेजिलिएंट करो आप बैंकिंग को, यानी जो इंक्रीज सीआरआर है वो आपके बैंक को प्रोटेक्ट करता है। देखो
अगर नहीं करोगे मेंटेन तो मान लो कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो कहाँ से लाओगे, इंटरनल एक्सटर्नल शॉक लग गया कहाँ से लेकर आओगे कैश आप। दैट इज़ व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन CRR एज पर द RBI गाइडलाइंस। ठीक है, उसके बाद बैंक रन का मतलब समझ लो। देखो बैंक रन में ना कस्टमर को विश्वास नहीं रहा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फटाफट पैसा वो डिपॉजिट सारे निकाले जा रहे हैं, उसको लग रहा है कि बैंक सॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा, तो उस केस में ऐसा किया जाता है, बैंक रन हो जाता है। आपकी लेंडिंग को डिक्रीज करने के लिए भी किया गया है, जिससे आपका एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कम हो। तो कंक्लूडिंग लाइन में आप कह सकते हो ICRR एक टेम्परेरी मेजर होता है जिसमें नॉन डिस्ट्रप्टिव वे से डील किया जाता है इशू ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्टार्टअप्स इन इंडिया। गाइज विल डू इन दी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी डाउट please let us know. Please do like, share and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.